1999 के क्रिसमस ईव पर भारत के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और अगले कुछ दिनों तक इसे जगह जगह घुमाकर फाइनली अफगानिस्तान के कंधार में लैंड करवाया जाता है। ये हाईजैक इंडियन एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ा और फेमस हाईजैक था, जिसमें फ्लाइट में बैठे 176 पैसेंजर्स लाहौर के ट्रैफिक से भरे एक रोड पर क्रैश होने से बाल बाल बचते हैं और उसके बाद कई दिन कंधार के सर्द मौसम में रनवे पर गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि इंडिया के एजेंसीज को ऐसे किसी घटना होने की भनक पहले से थी, फिर भी इसको रोका ना जा सका और इसके हाईजैक का आउटकम ये हुआ कि भारत को 2001 के पार्लियामेंट अटैक के साथ कई सारे आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा। इस प्लेन को क्यों और कैसे हाईजैक किया गया था, ये जानने से पहले इस प्लेन के बारे में जानते हैं। IC-814 इंडियन एयरलाइंस का एयरबस A300 फ्लाइट था, जो नेपाल के राजधानी काठमांडू से भारत की राजधानी दिल्ली जा रहा था। इस प्लेन में टोटल 191 लोग सवार थे, जिसमें से 171 पैसेंजर्स, 15 क्रू और 5 हाईजैकर्स थे। इस प्लेन में 37 साल के कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और 58 ईयर्स ओल्ड फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया भी थे। इस प्लेन के हाईजैकर्स पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन से बिलोंग करते थे और ये सारे एक दूसरे को अलग अलग कोडवर्ड्स में बुला रहे थे, जैसे चीफ, डॉक्टर, जिया और बर्गर। इस हाईजैकिंग का मेन मकसद मौलाना मसूद अजहर को भारत के जेल से छुड़वाना था। ये वही इंसान है जो आगे 2001 के पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड बनता है। इसको भारत ने 1994 में कश्मीर से अरेस्ट किया था, जब ये फर्जी नाम से पाकिस्तान से इंडिया आया था। इसके अरेस्ट के बाद से ही हरकत उल मुजाहिदीन इसको रिलीज करवाने के लिए बहुत सारे कारनामे करने लगता है। 1994 में HUM के लोग 3 ब्रिटिश और एक अमेरिकन टूरिस्ट को भारत के दिल्ली से अगवा कर लेते हैं और इनको सेफली रिहा करने के बदले मसूद अजहर की जेल से रिहाई की डिमांड करते हैं। हालांकि इनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है और पुलिस इन 4 टूरिस्ट को सेफली रेस्क्यू कर लेती है। साथ ही इस प्लान के मास्टरमाइंड अहमद ओमर सईद शेख को भी पकड़ लेती है। इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इस इंसान ने इस हाईजैकिंग और बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज में अहम रोल प्ले किया है। इस घटना के बाद 1995 में HUM फिर से 6 वेस्टर्न टूरिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर से अगवा कर लेता है और मसूद अजहर को रिहा करने की डिमांड करता है। इन 6 में से जॉन चाइल्ड्स नाम का एक अमेरिकन सिटीजन इनके चंगुल से बच के निकल जाता है और पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेती है। बचे 5 में से एक नॉर्वेगियन सिटीजन हैंस क्रिस्टन ऑस्ट्रो को किडनैपर बीहेड कर देते हैं और इसकी लाश पहलगाम से बरामद होती है। बचे हुए होस्टेजेस का भी कुछ पता नहीं लगता है और बाद में 2003 में इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इन सब इंसिडेंट से भारत को ये तो पता था कि मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए ये टेररिस्ट किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 24 दिसंबर 1999 यानी हाईजैक के दिन ही भारतीय एजेंसीज ने पाकिस्तान टू मुंबई एक कॉल इंटरसेप्ट किया था, जिसमें 2 लोग हाईजैक की बात कर रहे थे। पाकिस्तान से जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था वो मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ और इस हाईजैक का मास्टरमाइंड और फाइनेंसियर अब्दुल रौफ था। कॉल के दूसरे साइड अब्दुल लतीफ आदम मोमीन हरकत उल मुजाहिदीन का प्यादा था, जिसपे भारतीय एजेंसीज की पहले से नजर थी। इतने सारे इनसाइट्स मिलने के बाद भी अथॉरिटीज द्वारा कोई अलर्ट इशू नहीं किया गया था, जिससे ऐसे कोई भी हाईजैक को रोका जा सके। अब आते हैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। IC-814 रनवे पर खड़ी थी और पैसेंजर्स उसे बोर्ड करने की तैयारी में थे। इधर एयरपोर्ट पर 5 हाईजैकर्स पैसेंजर्स बनकर आते हैं और 2 फर्स्ट क्लास की टिकट्स डायरेक्टली काउंटर पर से खरीदते हैं। 3 इकोनॉमी क्लास के टिकट्स उन्होंने ऑलरेडी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक करवाई थी। ये लोग आम पैसेंजर्स की तरह एयरपोर्ट के सिक्योरिटी को इजीली क्रॉस कर जाते हैं और अपने साथ ग्रेनेड्स, नाइफ्स और पिस्टल्स ले जाते हैं। अब इतने वेपन्स के साथ कोई सिक्योरिटी कैसे क्लियर कर सकता है? यहाँ पर इंडियन अथॉरिटीज का कहना है कि भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम ने काठमांडू के सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए इन हाईजैकर्स को असिस्ट किया था। दूसरा एक और चौंकाने वाली चीज यहाँ होती है। इसी दिन एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद चीमा को देखा गया था।
इसकी यहाँ पर मौजूदगी इसलिए सस्पिशियस है क्योंकि इस पर पहले भी मिलिटेंट्स ग्रुप को RDX प्रोवाइड करने का शक था और आगे जाके 2001 में नेपाली एजेंसीज इसके बगलों में से 16 kg RDX बरामद भी करती है और अपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का फायदा उठाकर ये नेपाल से पाकिस्तान भाग के चला जाता है। इन्हीं दो कारणों के वजह से ये हाईजैकर्स इजीली सिक्योरिटी ब्रीच करके अपने साथ इतने सारे वेपन्स ले जाते हैं। अब आगे ये प्लेन कैसे दिल्ली के बजाय अफगानिस्तान के कंदाहार में उतर जाता है, इस बात को जानने से पहले प्लेन के अंदर के हालात को जानते हैं। अपने शेड्यूल पर ठीक 4 बजे ये प्लेन काठमांडू से दिल्ली की ओर उड़ान भरता है। ये एक शॉर्ट फ्लाइट होने वाला था और इसमें ज़्यादातर पैसेंजर्स छुट्टी मनाने नेपाल गए थे और इन्हीं में से एक 25 साल के रुपिन कत्याल न्यूली मैरिड थे और अपनी वाइफ के साथ हनीमून से वापस इंडिया आ रहे थे। फ्लाइट जब इंडियन एयर स्पेस में घुसता है तो हाईजैकर्स अपने जगह से उठ जाते हैं और वेपन्स दिखाकर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। कुछ हाईजैकर्स कॉकपिट में घुस जाते हैं। आपको बता दें 9/11 के पहले कॉकपिट्स के दरवाजे काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे और वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होते थे। हाईजैकर्स पायलट के सर पर गन्स रख के प्लेन को वेस्ट की ओर लाहौर ले जाने बोलते हैं, जिस पर कैप्टन शरण हाईजैकर्स को बताते हैं कि प्लेन में लाहौर जाने तक के लिए फ्यूल नहीं है, जिस पर हाईजैकर्स उनसे अल्टरनेटिव एयरपोर्ट के बारे में पूछते हैं। कैप्टन शरण इंडियन बॉर्डर्स के बाहर किसी भी हालत में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंबई में प्लेन को उतारने की बात कही। पर हाईजैकर्स जानते थे कि दिल्ली से मुंबई का रास्ता दिल्ली टू लाहौर से ज़्यादा लंबा है, इसलिए वो उन्हें प्लेन लाहौर की तरफ ले जाने के लिए फोर्स करते हैं। उधर प्लेन के पैसेंजर साइड में बाकी हाईजैकर्स लेडीज को प्लेन के पीछे और जेंट्स को प्लेन के अगले साइड कर देते हैं और अगर प्लेन को लाहौर की तरफ नहीं मोड़ा गया तो एक एक करके वो पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। हाईजैकर्स पायलट को इंडियन ATC से बात नहीं करने देते हैं, इसलिए कैप्टन शरण प्लेन के ट्रांसपॉन्डर को सीक्रेट हाईजैकिंग कोड 7500 पर सेट कर देते हैं, जिससे भारतीय ATC को ठीक 4:40 में पता लग जाता है कि यह प्लेन हाईजैक्ड है। इसकी सूचना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सबसे पहले मिलती है, पर यह ग्रुप इस मैसेज को IB, रॉ या होम मिनिस्ट्री तक इंस्टेंटली नहीं पहुंचाता है, जो कि इंडियन एजेंसी की तरफ से एक भारी भूल होती है। उधर फ्लाइट IC-814 पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है और लाहौर ATC से कनेक्ट हो जाता है। ट्रांसपॉन्डर के 7500 पर सेट रहने से लाहौर ATC को पता चल जाता है कि ये प्लेन हाईजैक्ड है। इसके बावजूद लाहौर ATC इसे पाकिस्तानी टेरिटरी में एंट्री नहीं देता है। अब प्लेन में फ्यूल रियलिटी में बहुत कम बचा था और पायलट्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि वो प्लेन को 5 मिनट की दूरी पर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतार दे, पर हाईजैकर्स किसी भी हालात में प्लेन को इंडियन बॉर्डर्स के अंदर नहीं उतारना चाहते थे। पर फ्यूल की कमी की वजह से कैप्टन शरण प्लेन को अमृतसर में उतारने के लिए हाईजैकर्स को कन्विंस कर लेते हैं और 6:44 में ये प्लेन अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। ये भारत के लिए लास्ट ऑप्शन था इस प्लेन को भारत से बाहर जाने से रोकने का और पैसेंजर्स को सेफली निकालने का। इंडियन अथॉरिटीज प्लेन के रिफ्यूलिंग को जितना हो सके उतना डिले करवाना चाहते थे ताकि उन्हें ज़्यादा समय मिल सके कुछ एक्शन लेने के लिए, और इसी बीच वो हाईजैकर्स से कुछ नेगोशिएशंस भी कर सके और दिल्ली से NSG कमांडोज अमृतसर आ सके। पर हाईजैकर्स किसी भी ऑफिशियल से बात करने को साफ मना कर देते हैं और जल्दी से रिफ्यूल करने की बात पर अड़े रहते हैं। अमृतसर में खड़े खड़े कैप्टन शरण 4 बार ATC से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हाईजैकर्स के पास कलाशनिकोव राइफल्स है और अगर जल्दी रिफ्यूल नहीं किया गया तो वो पैसेंजर्स को मारना स्टार्ट कर देंगे। इस बात से दिल्ली में अथॉरिटीज अलर्ट हो जाते हैं और 7:45 में पंजाब पुलिस के कमांडोज को ऑर्डर दिया जाता है कि वो लोग रिफ्यूलिंग ट्रक में छुपकर प्लेन के पास जाए और प्लेन के टायर्स को डैमेज कर दे और ट्रक को प्लेन के आगे खड़ा कर दे ताकि वो टेक ऑफ नहीं कर पाए। ऑर्डर्स के अनुसार एक फ्यूल टैंकर बहुत तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से ATC इसको स्पीड स्लो करने को कहता है, और स्लो करने की जगह ड्राइवर टैंकर को बीच में ही रोक देता है, जिसे देखकर हाईजैकर्स अलर्ट हो जाते हैं और बिना रिफ्यूलिंग के ही प्लेन को टेक ऑफ करने कहते हैं। कैप्टन शरण इससे इनकार करते हैं, जिसके बाद एक हाईजैकर पैसेंजर्स के पास जाकर रुपिन कत्याल को शार्प ऑब्जेक्ट से कई बार स्टैब कर देता है, जिसके बाद पायलट्स घबरा जाते हैं और प्लेन को बिना रिफ्यूल किए टेक ऑफ कर देते हैं।
ये फ्लाइट 7:49 पर अमृतसर से टेक ऑफ कर जाती है। ठीक उसी टाइम भारत के NSG कमांडोज यहाँ लैंड करते हैं। अब हालात भारत के कंट्रोल से निकल चुकी थी और ये प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंच चुका था। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के PM अटल बिहारी वाजपेयी को 7 बजे तक किसी ने इस बात की खबर नहीं दी थी। अब इसे चूक कहे या बेवकूफ़ी, पर इसकी कीमत पूरे देश को चुकाना पड़ेगा। उधर कम फ्यूल के साथ हाईजैक्ड प्लेन लाहौर ATC से लैंडिंग परमिशन मांगता है, मगर पहले की तरह लाहौर ATC मना कर देता है और अपने रनवेज के लाइट्स ऑफ कर देता है। अब पायलट्स के पास इस प्लेन को क्रैश करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी पायलट्स को एक लंबा रनवे नजर आता है जिस पर वो लोग प्लेन को लैंड करवाने की सोचते हैं। प्लेन के लैंडिंग गियर्स नीचे आ जाते हैं और प्लेन लैंडिंग के लिए रेडी था। तभी पायलट्स देखते हैं कि ये कोई रनवे नहीं बल्कि बिजी ट्रैफिक वाला एक रोड था, जिसके बाद प्लेन को वापस ऊपर कर लिया जाता है। यहाँ कैप्टन शरण ने एक बहुत ही दिमाग वाला काम किया था, जो कि बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तानी ATC को डराने के लिए उन्होंने प्लेन को रोड की तरफ मोड़ा था और उन्हें पता था कि ये रनवे नहीं एक रोड है। पर उनके दोनों को पायलट्स इस बात से अनजान थे और शरण ने उन्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हाईजैकर्स उनकी सारी बातें सुन और समझ सकते थे। पर उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ और लाहौर ATC ने अपने रनवे ओपन कर दिए और प्लेन को लैंडिंग की परमिशन दे दी, जिसके बाद 8:07 पर यह प्लेन लाहौर में उतर जाता है। यहाँ उतरते ही पाकिस्तानी कमांडोज प्लेन को घेर लेते हैं, पर वो नहीं चाहते थे कि इस हाईजैकिंग में वो किसी तरह से इन्वॉल्व हो, इसलिए वो जल्दी से प्लेन में फ्यूल भरते हैं और उसको टेक ऑफ करने को बोलते हैं। इंडियन हाई कमीशन के मैसेज के बावजूद पाकिस्तान हाईजैकर से कोई नेगोशिएशन नहीं करता है और थोड़ी देर में प्लेन लाहौर से टेक ऑफ कर जाता है। हाईजैकर्स इसे काबुल में लैंड करवाना चाहते थे, पर काबुल के एयरपोर्ट पर रात में लैंड करने की फैसिलिटीज नहीं थी, जिसके वजह से इसको ओमान के तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। पर ओमान भी इस प्लेन को लैंड करवाने की परमिशन नहीं देता है, जिसके बाद पड़ोसी देश UAE के तरफ प्लेन को मोड़ लिया जाता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको लैंडिंग परमिशन नहीं देता है, इसलिए इसको दुबई के एक मिलिट्री बेस अल मिन्हाद एयर बेस में लैंड करवाया जाता है। इंडियन अथॉरिटीज अपने कमांडोज दुबई भेजना चाहते थे, जो कि हाईजैक्स के लिए स्पेशली ट्रेंड थे, पर UAE गवर्नमेंट ने अपने यहाँ किसी फॉरेन फोर्सेस के एक्शन को साफ मना कर दिया। इसके बदले UAE गवर्नमेंट हाईजैकर से नेगोशिएट करता है और 27 पैसेंजर्स को रिहा कर दिया जाता है, जिसमें से एक रुपिन कटियाल होते हैं, जो कि दुबई में लैंड होने से पहले ही दम तोड़ चुके होते। इसके बाद ये प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ करती है और 25 दिसंबर को सनराइज के साथ साथ अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कर जाती है। अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान के अंडर आता था और भारतीय गवर्नमेंट तालिबान को मान्यता नहीं देता था। कंधार में लैंड करते ही तालिबानी फोर्सेज इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेती है। IB चीफ अजीत डोवाल क्लेम करते हैं कि हाईजैकर्स को पाकिस्तान के ISI और तालिबान से एक्टिवली सपोर्ट मिल रहा था और उनका सेफ एग्जिट गारंटीड था, जिसके कारण हाईजैकर्स को एस्केप रूट पर नेगोशिएट करने की जरूरत ही नहीं थी। कंधार के सर्द रातों से बचने के लिए प्लेन के इंजन को कंटिन्यूसली ऑन रखा गया था और प्लेन के अंदर का कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका था। टॉयलेट्स ओवरफ्लो कर रहे थे, फूड की शॉर्टेज थी और हाईजैकर्स ने सारे विंडोज बंद करवा दिए थे। 26 दिसंबर को भारत में पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि वो हाईजैकर्स के डिमांड को पूरा करके सारे पैसेंजर्स को सेफली भारत वापस लाए, और PM वाजपेयी ऐसे किसी भी डिमांड्स को मानने से इनकार करते हैं। 27 दिसंबर को भारत का एक प्लेन कुछ ऑफिशियल्स, जिसमें अजीत डोवाल भी शामिल थे, उनके साथ कंधार में लैंड करता है। तालिबान को कुछ इंडियन ऑपरेशन का शक होता है, इसलिए वो लोग इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके वजह से इंडियन कमांडोज किसी तरह का एक्शन नहीं ले पाते हैं। फिर इंडियन ऑफिशियल्स हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करना स्टार्ट करते हैं। उनकी डिमांड 36 प्रिजनर्स की रिहाई, $200 मिलियन और HUM के फाउंडर शहजाद अफगानी की बॉडी थी। शहजाद अफगानी को मसूद अजहर के साथ 1994 में अरेस्ट किया गया था, पर 1999 के जेल ब्रेक के दौरान उसे मार दिया गया था। ये डिमांड्स भारत के लिए बहुत ज़्यादा थी और नेगोशिएशन करते करते हाईजैकर्स 3 प्रिजनर्स और $200 मिलियन पर मान जाते हैं। इन 3 प्रिजनर्स में से पहला था मौलाना मसूद अजहर, दूसरा अहमद ओमर सईद शेख,
जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, और तीसरा मुश्ताक अहमद जरगार। इन तीनों कैदियों को भारत के अलग अलग जेल से रिहा करके कंधार ले जाया गया, जिसके बाद हाईजैकर्स ने सारे इंडियन पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया। दिल्ली से भेजा गया एक रिलीफ प्लेन इन सारे पैसेंजर्स को लेके वापस भारत चला जाता है। इंडिया यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि तालिबान पैसेंजर्स के रिलीज के बाद इन हाईजैकर्स और तीनों कैदियों को अरेस्ट कर लेगा, पर इसके उलट तालिबान इनको जीप्स में बैठाकर पाकिस्तान बॉर्डर तक सेफली छोड़ देता है। आगे जाके मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद बनाता है और 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स को प्लान करता है। ये आज भी पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। उमर शेख को 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल डैनियल पर्ल के मर्डर और 9/11 अटैक्स के प्लानिंग के कारण अरेस्ट कर लिया जाता है। मुश्ताक अहमद जरगर आज पाकिस्तान में मिलिटेंट्स को ट्रेन करता है और पाकिस्तान में आराम से रह रहा है। इस हाईजैक के बाद भारत में बहुत से केसेस चले और बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया, पर 5 मेन एक्यूज्ड हाईजैकर्स पाकिस्तान में खुला घूम रहे थे। इनमें से एक हाईजैकर मिस्त्री जहूर इब्राहिम 2022 में कराची के एक शूटिंग में मारा जाता है। ये मेन अक्यूज था रुपिन कटियाल को मारने वाला। आगे चलकर भारत में बहुत सारे मिलिटेंट अटैक्स हुए, जिसके पीछे इन तीनों रिहा किए गए प्रिजनर्स का नाम सामने आता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हाईजैक के वजह से भारत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पर टेररिज्म से बचने के लिए हमारी इंडियन आर्मी हमेशा तैनात रहती है और ये इतिहास में एक लंबा सफ़र तय करके आज इतनी ऊंचाई तक पहुंची है। इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, इसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।